तो नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। तो इस सेशन का पहला प्रश्न है, चलिए देखते हैं इस सेशन का पहला प्रश्न। जो लक्षण राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में तो विद्यमान नहीं है किंतु आधुनिक दृष्टिकोण में विद्यमान है, वह कौन सा है भाई, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 1, जो लक्षण राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में तो विद्यमान नहीं है किंतु आधुनिक दृष्टिकोण में विद्यमान है, तो क्या है भाई? मूल्यों पर बल, या अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर बल, या आदर्शात्मक पक्ष पर बल, या राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। जो लक्षण राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में तो विद्यमान नहीं है किंतु आधुनिक दृष्टिकोण में विद्यमान है, तो वो लक्षण क्या है? तो वो लक्षण है भाई अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर बल। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 2, प्रासंगिकता का सिद्धांत का संबंध जिससे है वह। प्रश्न नंबर 2, प्रासंगिकता का सिद्धांत किससे है भाई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो व्यवहारवाद से है, या उदारवाद से है, या राजनीतिक आधुनिकीकरण से है, या उत्तर व्यवहारवाद से है। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर दें भाई। प्रासंगिकता का सिद्धांत का संबंध जिससे है वह है, तो भाई वो उदारवाद है, उत्तर उदारवाद। उत्तर उदारवाद से संबंधित है प्रासंगिकता का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 3, उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है, यह विचार दिया गया है। उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है, ये विचार वास्तविक संप्रभुता के सिद्धांत द्वारा दिया गया, या लोक प्रभुता के सिद्धांत द्वारा दिया गया, या वैधानिक संप्रभुता के सिद्धांत द्वारा दिया गया, या राजनीतिक संप्रभुता के सिद्धांत द्वारा दिया गया। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देने का प्रयास करें। और दोस्तों, इस सेशन को शेयर कर दें, और जो सेशन को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है, तो ये विचार दिया गया है वैधानिक संप्रभुता के सिद्धांत द्वारा। वैधानिक संप्रभुता के सिद्धांत द्वारा दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4, राज कानून का निर्माण नहीं करता वरन कानून ही राज की स्थापना करते हैं, यह मत जिस विचारक का है वह कौन है भाई? राज कानून का निर्माण नहीं करता है वरन कानून ही राज का निर्माण करते हैं, तो ये मत देने वाले डिग्विट हैं, या ऑस्टिन हैं, या हाफ्स हैं, या बोंदा है। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर दे भाई। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर दीजिए। तो डिग्विट महोदय ने कहा है राज कानून का निर्माण नहीं करता वरन कानून ही राज की स्थापना करते हैं, तो ये मत डिग्विट का है भाई। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5,
प्रश्न नंबर 5 देखिए भाई, यदि संप्रभुता का सारा विचार ही सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाए, यदि संप्रभुता का सारा विचार ही सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाए तो राजनीति विज्ञान के प्रति एक बहुत बड़ी सेवा होगी। यह कथन जिस विचारक का है वह विचारक कौन है? प्रश्न नंबर 5, यदि संप्रभुता का सारा विचार ही सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाए तो राजनीति विज्ञान के प्रति एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये कथन कहने वाले थे लास्की महोदय। लास्की महोदय ने कहा था यदि संप्रभुता का सारा विचार सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाए तो राजनीति विज्ञान के प्रति एक बहुत बड़ी सेवा होगी। लास्की महोदय। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। हॉब्स और रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत की समानता है। हॉब्स और रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत की समस्या है शक्तियों का समर्पण व्यक्ति को, दो समझौते, प्राकृतिक अवस्था का व्यक्ति आदर्श बराबर, समस्त शक्तियां व्यक्ति द्वारा संपर्क को देना। तो हॉब्स और रूसो के सामाजिक समझौता में क्या समानता है भाई? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो हॉब्स और लॉक ने दो समझौते किए हैं भाई। हॉब्स और लॉक ने दो समझौते किए हैं, यही समानता है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था जिस विचारधारा का मूल सिद्धांत है वह कौन सा सिद्धांत भाई? वह विचारधारा बताइए, वह सिद्धांत बताइए। प्रश्न नंबर 7, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था जिस विचारधारा का मूल सिद्धांत है वह हस्तक्षेप सिद्धांत है या कल्याणकारी सिद्धांत है या बहुलवादी सिद्धांत है या विकासवादी सिद्धांत है? प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 7, तो सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था जिस विचारधारा का मूल सिद्धांत है वह विचारधारा है कल्याणकारी सिद्धांत भाई। वह सिद्धांत कल्याणकारी सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। गांधीवादी सिद्धांत सर्वोदय का स्रोत क्या है भाई? गांधीवादी सिद्धांत सर्वोदय का स्रोत क्या है भाई? एक तो ये आप समझ लिए सर्वोदय गांधीवादी सिद्धांत है, पर इस सर्वोदय का स्रोत क्या है? ऑन टू दी लास्ट या पर्वत प्रवचन या भगवत गीता या स्वर्ग तुम्हारे भीतर है। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। गांधीवादी सिद्धांत सर्वोदय का स्रोत, तो गांधीवादी सिद्धांत सर्वोदय का स्रोत है अन टू द लास्ट। अन टू द लास्ट ये रस्किन की पुस्तक है। रस्किन की पुस्तक है और इसी से महात्मा गांधी संबंधित थे। यही इनके सर्वोदय का स्रोत है भाई। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रन्यास सिद्धांत से तात्पर्य है। प्रन्यास सिद्धांत से भाई क्या तात्पर्य है? प्रश्न नंबर 9, प्रन्यास सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? तो संपत्ति चोरी है। तो संपत्ति चोरी है, ये तो भाई किसकी रचना है? ये प्रूंधो की रचना थी भाई। ये प्रूंधो की रचना थी भाई। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी
निजी संपत्ति का अंत, परन्यास सिद्धांत से तात्पर्य है संपत्ति चोरी है। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व, निजी संपत्ति का अंत, धन को समाज की धरोहर समझना। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। परन्यास सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? संपत्ति चोरी है, उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व, निजी संपत्ति का अंत या धन को समाज की धरोहर समझना। तो चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 9, तो परन्यास सिद्धांत से तात्पर्य है धन को समाज की धरोहर समझना। परन्यास सिद्धांत से तात्पर्य है धन को समाज की धरोहर समझना। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10, मार्क्सवाद और फेबियनवाद का समान सिद्धांत क्या है? मार्क्सवाद और फेबियनवाद दोनों किस विचारधारा पे एक सहमत हैं, किस एक विचारधारा को मानते हैं दोनों, ये आपको बताना है। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ये केवल मार्क्स मानता है, फेबियनवाद नहीं। अतिरिक्त मूल का सिद्धांत केवल मार्क्स मानता है, फेबियनवाद नहीं। उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व ये मार्क्स और फेबियनवाद दोनों मानता है। अब उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व मार्क्सवाद भी मानता है और फेबियनवाद भी मानता है। सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत ये न मार्क्स से संबंधित है न फेबियनवाद से संबंधित है। तो मार्क्सवाद और फेबियनवाद दोनों किस सिद्धांत पर एक समान विचार रखते हैं? तो ऑप्शन सी पर रखते हैं। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। जिस सिद्धांत ने फ्रांस और अमेरिका की क्रांति को जन्म दिया वह कौन सा है? जिस सिद्धांत ने फ्रांस और अमेरिका की क्रांति को जन्म दिया वह कौन सा है भाई? तो अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत या अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत या समाज कल्याण सिद्धांत या अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर देने का प्रयास करें। जिस सिद्धांत ने फ्रांस और अमेरिका की क्रांति को जन्म दिया वह सिद्धांत कौन सा है? तो अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत है भाई। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12, जब विवाद के संबंध में कानून प्रकाश नहीं डालता तब न्यायाधीश के निर्णय उपयुक्त आधार होगा। प्रश्न नंबर 12, जब विवाद के संबंध में कानून प्रकाश नहीं डालता न्यायाधीश के निर्णय का उपयुक्त आधार क्या होगा भाई? प्रश्न नंबर 12 तो ये समाधान होगा या औचित्य होगा या धर्म होगा या अध्यादेश होगा। प्रश्न नंबर 12, जब विवाद के संबंध में कानून प्रकाश नहीं डालता तो ये न्यायाधीश के निर्णय का उपयुक्त आधार होगा संविधान भाई। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, जो लक्षण प्रशासकीय कानून में विद्यमान हैं वह कौन सा है? जो लक्षण प्रशासकीय कानून में विद्यमान हैं तो वो रीति रिवाज का विकसित रूप है या राष्ट्रों के लिए कानून है या कार्यपालिका द्वारा निर्मित कानून या सरकारी कर्मचारियों के लिए पृथक कानून। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर देने का प्रयास करें। जो लक्षण प्रशासकीय कानून में विद्यमान हैं तो वो हैं
कार्यपालिका द्वारा निर्मित कानून भाई, कार्यपालिका द्वारा निर्मित कानून। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14, जनवादी लोकतंत्र दृष्टिकोण में जो लक्षण विद्यमान हैं किंतु उदारवादी लोकतंत्र दृष्टिकोण में नहीं है, वह कौन सा है? प्रश्न नंबर 14, जनवादी लोकतंत्र दृष्टिकोण में जो लक्षण विद्यमान हैं किंतु उदारवादी लोकतंत्र दृष्टिकोण में नहीं है, तो वह क्या है भाई? संवैधानिक सरकार का सिद्धांत, या प्रतियोगी राजनीति का सिद्धांत, या एक ही सुस्पष्ट विचारधारा का सिद्धांत, या उत्तरदायी शासन का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। जनवादी लोकतंत्र दृष्टिकोण में जो लक्षण विद्यमान हैं किंतु उदारवादी लोकतंत्र दृष्टिकोण में नहीं है, तो वह है एक ही सुस्पष्ट विचारधारा का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15, राजनीतिक विकास की जिस विशेषता पर आमंड और पावेल बल देते हैं वह कौन सी विशेषता है भाई? राजनीतिक विकास की जिस विशेषता पर आमंड और पावेल बल देते हैं वह, तो बताने का प्रयास करें और दोस्तों सेशन को शेयर कर दें। और आप लोगों को कमेंट था सेशन छोटे कर दें, तो एक सेशन में 2 सेशन, 3 सेशन, 4 सेशन ऐसा बन रहे हैं। तो आपके पास छोटे छोटे सेशन जा रहे हैं पर कम समय के जा रहे हैं। उद्देश्य वही है कि परीक्षा तक आपको अधिक से अधिक प्रश्नों के बारे में जानकारी देना, अधिक से अधिक प्रश्नों से आपको अवगत कराना। तो चलिए भैया, और जो सेशन को पहली बार देख रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग जितना अधिक इस चैनल को लोकप्रिय बनाएंगे उतना ही अधिक हम आपके लिए मेहनत करेंगे और अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह आपको देंगे। तो आइए प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 15, राजनीतिक विकास की जिस विशेषता पर आमंड और पावेल बल देते हैं, तो भूमिका विभिन्नीकरण पर, या समानता पर बल देते हैं, या क्षमता पर, या स्वायत्तता पर। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर दें भाई। तो राजनीतिक विकास की जिस विशेषता पर आमंड और पावेल बल देते हैं वह विशेषता है भूमिका विभिन्नीकरण। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 16, राजनीतिक विचारक जिसने राजनीति विकास की अवस्थाएं बताने के साथ साथ राजनीतिक पतन की भी चर्चा की है, तो उस विचारक का नाम बताना है। प्रश्न नंबर 16, राजनीतिक विचारक जिसने राजनीतिक विकास की अवस्थाएं बताने के साथ साथ राजनीतिक पतन की भी चर्चा की है, तो लुसियन पाई हैं, या हंटिंगटन हैं, या डेविस ईस्टन हैं, या आमंड है। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो उस विचारक का नाम हंटिंगटन है भाई, हंटिंगटन। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 17, संसदीय प्रणाली का लक्षण जो अध्यक्षात्मक में नहीं है। संसदीय प्रणाली का लक्षण जो अध्यक्षात्मक में नहीं है वह कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र, या राष्ट्रपति विधानमंडल को भंग नहीं कर सकता, या सरकार का अध्यक्ष ही राज्य का अध्यक्ष होता है, या राज्य के अध्यक्ष द्वारा सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। संसदीय प्रणाली का लक्षण जो अध्यक्षात्मक में नहीं है, तो वो लक्षण को बताना है आपको। तो वो लक्षण है राज्य के अध्यक्ष
द्वारा सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। राज्य के अध्यक्ष द्वारा सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। संसदीय प्रणाली का ये लक्षण अध्यक्षात्मक प्रणाली में नहीं है और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 18, संसदीय व्यवस्था के व्यवहार में कमजोर सत्ता और निर्बल नेतृत्व वाले प्रधानमंत्री को जन्म देने वाला कारण कौन सा है? संसदीय व्यवस्था के व्यवहार में कमजोर सत्ता और निर्बल नेतृत्व वाले प्रधानमंत्री को जन्म देने वाला कारण क्या है? संसद की सर्वोच्चता, या खंडमय दल व्यवस्था, या राष्ट्रपति की शक्तियां, या न्यायिक पुनरावलोकन। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर देने का प्रयास करें। संसदीय व्यवस्था के व्यवहार में कमजोर सत्ता और निर्बल नेतृत्व वाले प्रधानमंत्री को जन्म देने वाला कारण है खंडमय दल व्यवस्था। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 19, भारत में केंद्रीय संघवाद को जन्म देने वाला कारक जो राजनैतिक तो है किंतु संवैधानिक नहीं है। भारत में केंद्रीय संघवाद को जन्म देने वाला कारक जो राजनैतिक तो है किंतु संवैधानिक नहीं है, तो वह एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था है, या इकहरी नागरिकता है, या एकीकृत न्याय व्यवस्था है, या राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति है। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। भारत में केंद्रीय संघवाद को जन्म देने वाला कारक जो राजनैतिक तो है किंतु संवैधानिक नहीं, तो वह है एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था। एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20, ग्रेनविल ऑस्टिन का निष्कर्ष है कि भारत में जो संघवाद का प्रतिमान है वह है तो केंद्रीकृत संघवाद, या सहकारी संघवाद, या सौदेबाजी का संघवाद, या एकात्मक संघवाद। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। ग्रेनविल ऑस्टिन का निष्कर्ष है कि भारत में जो संघवाद का प्रतिमान है वह है सहकारी संघवाद है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21, जो लक्षण जो दबाव समूह पर तो लागू होता है किंतु राजनीतिक दल पर नहीं। लक्षण जो दबाव समूह पर तो लागू होता है किंतु राजनीतिक दल पर नहीं, तो वो लक्षण कौन सा है भाई? तो निर्वाचन में अपने प्रत्याशी खड़े करना, या संपूर्ण समाज की हित साधना का उद्देश्य, या सदस्यता अनन्य होती है, या राजनीतिक प्रक्रिया का स्वयं भाग नहीं बनते। तो ये दबाव समूह राजनीतिक प्रक्रिया का स्वयं भाग नहीं बनते। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 22, भारत की विदेश नीति की मूल बातों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारत की विदेश नीति की मूल बातों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 में, या अनुच्छेद 352 में, या अनुच्छेद 315 में, या अनुच्छेद 370 में। तो प्रश्न नंबर 22 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो भारत की विदेश नीति का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 51 में है भाई। अनुच्छेद 51। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा।
भारत की विदेश नीति के निर्माता माने जाते हैं। भारत की विदेश नीति के निर्माता माने जाते हैं महात्मा गांधी या अम्बेडकर या विनोबा भावे या जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारत की विदेश नीति के निर्माता कौन माने जाते हैं भाई? तो भारत की विदेश नीति के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 24, भारत की विदेश नीति का प्रमुख लक्षण क्या है? भारत की विदेश नीति का प्रमुख लक्षण पार्थक्यकरण है या गुट निरपेक्षता है या लौह आवरण की नीति है या सैनिक गठजोड़ है। प्रश्न नंबर 24 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारत की विदेश नीति का प्रमुख लक्षण, तो भारत की विदेश नीति का प्रमुख लक्षण है गुट निरपेक्षता भाई। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं। किस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में असली गुट निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया है? प्रश्न नंबर 25, किस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में असली गुट निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 25, तो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में या कांग्रेस ई के घोषणा पत्र में या जनता पार्टी के घोषणा पत्र में या अकाली दल के घोषणा पत्र में। प्रश्न नंबर 25 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। किस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में असली गुट निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया है? तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी भाई। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में असली गुट निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26, पंचशील से संबंधित सिद्धांत कौन सा नहीं है? पंचशील से संबंधित सिद्धांत कौन सा नहीं है भाई? तो प्रश्न नंबर 26 देखिए, अनाक्रमण है पंचशील सिद्धांत में, अहिंसा भी है, अहस्तक्षेप भी है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये बात पंचशील सिद्धांत में नहीं है। प्रश्न नंबर 26, पंचशील से संबंधित कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो वो नहीं है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व नहीं है भाई। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 27, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 1942 या 26 जून 1945 या 25 जून 1945 या 24 अक्टूबर 1945। प्रश्न नंबर 27, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया है 24 अक्टूबर 1945 को। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन में या न्यूयॉर्क में या जिनेवा में या हेग में। प्रश्न नंबर 28 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। वाशिंगटन का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, जिनेवा या हेग। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में है भाई, न्यूयॉर्क। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग 3 हैं या 5 हैं या 4 हैं
या 6 हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं? प्रश्न नंबर 29 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग है भाई 6। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग 6 हैं। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। इस सेशन का इसी प्रश्न के साथ समापन करते हैं। धन्यवाद।